लोग पीड़ित महिलाएं कहीं पीड़ित हो जाती हैं, घर परिवार से पीड़ित हो जाती हैं, अपने पतियों से पीड़ित हो जाती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। तो ऐसी पीड़ित महिलाएं जो कि गांव के अंदर या कहीं पर भी हैं, और उनके लिए समस्त भारतीय पार्टी की सरकार अलग से विभाग बुलाकर, जिससे कि वहाँ पर जाके वो अपनी कंप्लेंट कर सकें और कंप्लेंट करके उनका समाधान जो है ये कर सकें। मैं यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आती है, अगर आपकी नीयत साफ़ है, नेता की नीयत साफ़ है, तो वो उस समस्या का हल निकाल सकता है। उसकी सोच अगर सोच है, समस्या पता है और उसका हल निकाल सकता है। और समस्त भारतीय पार्टी की लीडरशिप इन समस्याओं को पहले से ही जानती है, जिसके लिए समस्याओं के लिए समाधान के लिए वो काम करेगी। और मैं युवाओं की बात करता हूँ। हमारे युवा जो कि शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनकी आर्थिक तंगी होती है तो उनके साथ सरकार का खड़ा होना ज़रूरी बात है। उनको सहयोग करना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने विकास के लिए आगे बढ़ा सकें। चाहे वो उनका आप स्कॉलरशिप दीजिए या उनके लिए लोन का प्रबंध कीजिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। समस्त भारतीय पार्टी ऐसे युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके विकास के लिए उनके साथ खड़ी मिलेगी। ऐसे ही स्पोर्ट्समैन हैं, मेरे पास बहुत से स्पोर्ट्समैन आते हैं, खिलाड़ी आते हैं। उनको खाने के लिए, उनको जिस किस्म का खाना मिलना चाहिए उसको खाने के लिए पैसे नहीं होते। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल नीति के अंदर काम करना चाहते हैं। हम उनका सहारा बनेंगे, उनके साथ खड़े मिलेंगे और समस्त भारतीय पार्टी इस करने के लिए कटिबद्ध है। और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समस्त भारतीय पार्टी मानती है कि ऐसे लोगों का सरकार को सहारा बनना बहुत ज़रूरी बात है। और ये जो हमारा कल्याणकारी विभाग है, इसको हम रेगुलेट करेंगे, जिससे कि सभी इस किस्म के लोग वहाँ आकर नीतियों का फ़ायदा जो है वो उठा सकें। इसमें राजनीति कुछ नहीं होगी, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि हमने फ़ायदा कैसे पहुँचाना है, कैसे उनका काम करना है। और एक और भी बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि यहाँ पर समस्याओं की सुनवाई नहीं होती। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, जो दरबार लगाया, 20,000 लोग पहुँच गए, हर आदमी अपनी पर्ची लेकर पहुँच गया। ऐसे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हमारा ये मानना है कि इस समस्याओं का अगर हमें समाधान करना है तो हर ज़िले के अंदर हम शिकायत केंद्र बनाएंगे, हर ज़िले के अंदर। और वो शिकायत केंद्र पूरी टेक्नोलॉजी के साथ लिप्त होगा और वहाँ पर पूरा विभाग बैठा होगा। आपको कहीं किसी विभाग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकोगे, चाहे वो बिजली विभाग की है, चाहे शिक्षा विभाग की है, चाहे किसी भी विभाग की है। और जो अगर आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है, आपको नंबर मिलेगा, जैसे FIR का नंबर होता है, ऐसे आपको नंबर मिलेगा। फिर इस शिकायत केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वो समस्या का समाधान उस विभाग से करवाए और जाकर उस जो शिकायत करता है उसको जवाब दे, और समय की सीमा के अंदर उसको जवाब दे। हम समस्त भारतीय पार्टी ऐसे शिकायत केंद्रों का स्थापित करेगी। पहले हम 21 केंद्र जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर स्थापित करेंगे, क्योंकि 21 ज़िले हैं। और उसके बाद हम सब सेंटर खोलने का भी हमारा प्रावधान है कि हम हर हलके तक सब सेंटर खोलकर, जिससे कि आप एक हल्के से आपको ज़िले में भी ना आना पड़े, इसका भी हम प्रावधान समय के अनुसार करेंगे। ये हमारा जो सोच है, इस सोच के साथ समस्त भारतीय पार्टी समस्याओं का और ज़रूरतमंद लोगों का सहारा बनेगी। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपसे आज एक ख़ास विषय पर बात करूंगा, वो है गौशालाओं की और गौ की। गौ को हमने माँ का दर्जा दिया है, और लेकिन बहुत दुख होता है जब मैं गाँव के अंदर जाता हूँ, सड़कों पर देखता हूँ गायें मतलब कि आप समझिए कि जो कूड़ा करकर खाती हुई दिखती हैं, पन्नियों से अपना खाना खाती हुई दिखती हैं, पन्नियाँ खा जाती हैं, बीमार पड़ती हैं, और जिसको हम माँ कहते हैं हमने छोड़ दिया उसको सड़कों के ऊपर। बहुत दुख होता है। समस्त भारतीय पार्टी इस समस्या को समझती है और इसके लिए समाधान के लिए कार्य करेगी। इसके लिए सबसे पहले तो गोचर भूमि जो कि हर गांव के अंदर होनी चाहिए, उसकी सीमा है, उसके उतनी वो गोचर भूमि हर गांव में होनी चाहिए। और आज गोचर भूमि के ऊपर आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार आती है, हम गोचर भूमि को खाली करवाएंगे, हर गांव के अंदर खाली करवाएंगे। और साथ ही साथ जो गो हत्या
हरियाणा के अंदर बंद है और जो गो तस्करी होती है, उसके लिए हम एक मतलब कि स्पेशल सेल, जिसे कि ये जिसको हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है, हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। और जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं को आज कोई भी सहूलियत जो है हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। अनाउंसमेंट्स तो की जाती हैं, लेकिन वहाँ तक कोई भी पैसा वहाँ पर नहीं पहुँचता है। आज उसके लिए हम हर गौशाला का पंजीकरण करके उसकी आर्थिक स्थिति देखकर वहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए कार्य करेंगे, जिससे कि जितनी भी गौएँ हैं जो सड़कों पर छोड़ दी जाती हैं या कोई और छोड़कर जाना चाहता है गौशाला के अंदर, उसकी देखरेख की जा सके। और समस्त भारतीय पार्टी एक भावनात्मक मुद्दा भी है हमारे लिए, इस मुद्दे के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी। मैं इन सभी विषयों को संक्षिप्त करते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समस्त भारतीय पार्टी की सोच एक कल्याणकारी सोच है, एक जनता के हित की सोच है, उन लोगों के साथ खड़े होने की सोच है जो ज़रूरतमंद हैं। और हम ऐसा तंत्र खड़ा करेंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे कि इसके अंदर एक सक्रिय काम जो है वो किया जा सके। हो सकता है कि हमारे जो भी हमने कहा वो पूर्ण ना हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा कुछ कह सकते हो। इन समस्याओं को, हमारी नीयत को समझते हुए इन समस्याओं के बारे में ज़्यादा कुछ सोच सकते हो। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आपके सुझाव ठीक हैं तो उनको इन नीतियों के अंदर, हमारे अपने घोषणा पत्र के अंदर हम इनको दाखिल करेंगे, शामिल करेंगे, जिससे कि एक जो हम करना चाहते हैं उसको सक्रिय रूप से कर सकें। आज की जो विषय था उस पर चर्चा यहीं तक ही हम रखेंगे, और जो हमारी नुक्कड़ सभा 6 होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि समस्त भारतीय पार्टी, जो हमारा चौथा उद्देश्य है कि रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान कैसे करेगी। और रोज़मर्रा की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इसके ऊपर वैसे तो हमने बदलेगा देश प्रदेश के बहुत से एपिसोड्स बनाए हुए हैं। हर समस्या के ऊपर हमने एपिसोड बनाया हुआ है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हों, यातायात के साधन हों, हर के ऊपर हमने बताया है। लेकिन उसके अंदर भी हम संक्षिप्त के अंदर अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो नुक्कड़ सभाएं हैं, आप इन नुक्कड़ सभाएं से ये मत समझिए कि जो 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी नीति का खुलासा कर सकता हूं। आपको इन सभाओं से, जो नुक्कड़ सभा से जो देखना होगा कि आपको असेस करना होगा कि जो सुदेश अग्रवाल जी कह रहे हैं, क्या इनकी नीयत सही है या नहीं सही है। हम इसको करके दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, ये आपको विश्लेषण करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके अगर कोई भी सवाल हैं मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। सुदेश जी, आपके विचार इतनी गंभीरता से लोग लेते हैं और यही कारण है कि इतने सारे कॉल्स हमें कार्यक्रम के दौरान आते हैं। ऐसे ही कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण गुड़गांव से। अरुण जी, पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जो श्रमिक नीति के बारे में था, आप बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं। कौन सी नीति? श्रमिक नीति। श्रमिक नीति, आप बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं। लेबर पॉलिसी के बारे में बात हाँ, लेबर पॉलिसी का आपकी क्या मानसिकता है इसके बारे में? देखिए, लेबर पॉलिसी के ऊपर हमें कहीं ना कहीं संतुलन बैठाकर काम करना होगा। क्योंकि आज श्रमिक नीति जो है वो इम्बैलेंस चल रही है, जहाँ पर कि उद्योग बढ़ावा नहीं मिलता, क्योंकि और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि श्रमिक नीति के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी है। क्योंकि आज उद्योगपति डायरेक्ट लेबर, परमानेंट लेबर नहीं रखता है, इसलिए क्योंकि डरा हुआ है, और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे लेता है, जब चाहता है निकाल देता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नीति जो है ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि मजदूर का हक भी बना रहे, और उद्योगपति जो कि मतलब कि श्रमिक को काम देता है उसकी भावना को भी ठेस ना पहुंचे, उसके अंदर भी गड़बड़ी ना हो। हम ऐसा बैलेंस बनाकर काम करना चाहते हैं, और श्रमिक नीति के अंदर ये बहुत पुरानी नीति है, और इसके लिए हमें इसको ठीक करना, विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ भिवानी से कमल SMS के जरिए जुड़े, जिन्होंने हमसे प्रश्न किया है कि गांव में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारेंगे। देखिए, गांव के अंदर जो शिक्षा का स्तर है
दुर्भाग्य की बात है कि वो बहुत ही नीचे है। क्योंकि मैं खुद गांव के अंदर गया हूं, गांव के अंदर जो युवा हैं जो 10+2 कर लेते हैं या ग्रेजुएट बन जाते हैं, लेकिन उनकी जो मतलब कि जहाँ पे उनकी जो शिक्षा है वो उतनी काबिलियत उनके अंदर पैदा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। और इसका मैं कहता हूँ कि शिक्षा का जो पूरा तंत्र है हमारा वो बिगड़ा हुआ है। उस पूरे तंत्र को ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ पर स्कूल अच्छे होने चाहिए, उनका प्रबंधन सुचारू होना चाहिए, टीचर जो हैं उनकी मानसिकता सही होना चाहिए, उनके अंदर नैतिकता होना बहुत ज़रूरी बात है, उनके अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें अच्छे स्टूडेंट्स पैदा करने हैं। आज हमारे अध्यापकों के अंदर भी ये समस्या है, शिक्षा के अंदर तो बहुत ही बड़ी समस्या है, और शिक्षा को प्राथमिक रूप से ठीक करना ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि शिक्षा से देश बनता है, शिक्षा से नैतिकता आती है, शिक्षा से चरित्र बनता है। अगर शिक्षा हम ठीक कर देते हैं, आप ये देखिए कि इस देश को आप 20 साल के अंदर बदल सकते हैं। आज 5 साल का जो बच्चा है, आप उसको सही शिक्षा देना शुरू कर दिए, ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल। इस बीच अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए स्वदेशी करनाल से, उनका प्रश्न ले लेते हैं। अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सुदेश अग्रवाल जी से, भाई हरियाणा में व्यापारियों का एक चोर की नजर से देखा जाता है, प्रशासन द्वारा भी, अधिकारियों द्वारा भी, सरकार द्वारा भी। अगर आपकी सरकार आएगी तो आपको व्यापारियों को क्या सुविधाएं दोगे? देखिए अनिल जी, जो आपने कहा है ये बिल्कुल सत्य है कि व्यापारियों को एक चोर की नज़र से देखा जाता है, जबकि व्यापारी टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करता है, उसे आज जमा भी करवाता है। व्यापारी की सुरक्षा के ऊपर चिंता है, व्यापारी के मान सम्मान के अंदर चिंता है, और राजनीतिक लोग उनका जो दुरुपयोग करते हैं, उनको मान बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते, आज ये चिंता का विषय है। और व्यापारी इससे चिंतित है। व्यापारी चाहता है कि उसका मान सम्मान हो, व्यापारी चाहता है कि उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि समस्त भारतीय पार्टी व्यापारिक, यहाँ पर बहुत से व्यापारिक संगठन बने हुए हैं। हम व्यापारिक संगठनों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को देखकर एक आयोग बनाकर उस समस्याओं का समाधान उनके साथ मिल बैठकर करेंगे, जिससे कि सही नीतियां बने, जिससे कि सरकार का राजस्व भी बढ़े, उनका रेवेन्यू भी बढ़े, और व्यापारी को जो मान सम्मान है, जो उसकी सुरक्षा है, उसका भी फ़ायदा जो है उसको मिले। और जो उनकी मांगे हैं उनका भी समाधान हम करेंगे। उनकी कुछ मांगे हैं, जो इंश्योरेंस की मांग है या पेंशन की मांग है, इनके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। ये हम समस्त भारतीय पार्टी ये सारी चीज़ें जो है वो करेगी। बिल्कुल। नागेंद्र सिंह अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए गुड़गांव से, उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागेंद्र जी, पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ सुदेश जी, नमस्कार। नमस्कार नागेंद्र जी। मेरा सवाल ये है कि एक तो जो जिलेवार विकास में असमानता है हरियाणा में, ये क्षेत्र मतलब कि जो असमानता जो क्षेत्र के हिसाब से है, हाँ जिलेवार जो है, हाँ जिलेवाई जो है बारे में जी। और इसका दूसरा भाग मेरा ये है कि जो जिले अग्रसर है विकास में जी और औद्योगिकरण में जी, उनका विकास ना रोकते हुए भी अन्य पिछड़े हुए जिलों को हम किस प्रकार उनके बराबरी कदम में खड़ा करेंगे, आपकी इस बारे में क्या नीति है? जी देखिए, आपने बहुत ही नगेंद्र जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि बहुत से IMTs कुछ ज़िलों के अंदर बने हैं और कुछ ज़िले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और ये असमानता जो है बिल्कुल है। और हमारा ये मानना है कि मैं आपको एक अपनी नीति जो हमने पहले भी कही है कि हम स्टेट के अंदर 4 लेन हाईवे बनाना चाहते हैं, स्टेट हाईवे, जो कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे प्रदेश को जोड़ेगा। और जब 4 लेन हाईवे बन जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो सारा जो पूरा प्रदेश जो है वो उद्योग के लिए एक क्षेत्र बन जाएगा। आज क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, आप इलाहाबाद में आप इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से जो सड़कें चलती हैं, जो जहाँ तक आपने पहुँचना है आप पहुँच ही नहीं सकते, ट्रेलर को कितने घंटे लग जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम कनेक्टिविटी को पैदा करेंगे। इस कनेक्टिविटी से और उसके साथ जो जहाँ पर जिस ज़िले का विकास, पूरे समान विकास अगर हमने लेके आना है, तो उस ज़िले का हमें विश्लेषण करके वहाँ पे देखना होगा कि किस किस्म की इंडस्ट्री वहाँ पे लग सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्राथमिकता होगी वो होगी कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म कैसे करें, और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाना होगा। और हम हर ज़िले के अंदर, हम ज़िले के अंदर ही नहीं, हम हर हल्के के गांव के अंदर, क्लस्टर ऑफ विलेजेस के अंदर हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे।
कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाकर वहाँ पे लोगों का जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो मैंने आपको कहा कि हम हाईवेज़ बनाएंगे और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरे प्रदेश का समान इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों की आमदनी भी जो है ये ना हो कि एक ज़िले में बहुत ज़्यादा है और दूसरे ज़िले में आमदनी कम है। तो इस तरीका का काम जो है समस्त भारतीय पार्टी ऐसी सोच रखती है। नागेंद्र जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आप संतुष्ट होंगे। फिलहाल आनंद शर्मा अगले कॉलर सर हमारे साथ जुड़े हैं भवानी खेड़ा से, उनका प्रश्न ले लेते हैं। पूछिए आनंद जी। आनंद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। फिलहाल लगातार एसएमएस भी सर हमें आ रहे हैं, तो अगला प्रश्न एसएमएस के जरिए हमारे पास आया है मांगे राम का रेवाड़ी से। ये कहते हैं, क्या समस्त भारतीय पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी? देखिए कि इसके बारे में हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम कि समस्त भारतीय पार्टी की जो कार्यशैली है और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली के अंदर बहुत फ़र्क है। वो ऐसी बातें करते हैं जो नामुमकिन हैं और जनता को शायद बहकाया भी जाता है। वो वोट बैंक की राजनीति किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। समस्त भारतीय पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। समस्त भारतीय पार्टी ने कहा कि समस्त भारतीय पार्टी हरियाणा के अंदर अपने विचारों से, अपनी उद्देश्यों से, अपने घोषणा पत्र से चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में अपने विचारों से चुनाव लड़ेगी। आज समस्त भारतीय पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने की कोई भी परिभाषा जो है वो नहीं चल रही है। बिल्कुल, अगले कॉलर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश सैनी हैं हांसी से, उनका प्रश्न ले लेते हैं। जगदीश जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। अग्रवाल जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी गांव की जमीन जब अधिग्रहण करती है सरकार जी, तो किसानों को तो पैसे मिल जाते हैं जो उसके मालिक होते हैं जी, लेकिन उस जमीन के ऊपर जो अदर कास्ट होती हैं, जैसे लोहार है, कुम्हार है, जो अदर कास्ट है पर डिपेंड करती है खेतों में काम करने वाली, जी, वो सभी नाकारा हो जाती है। उनके बारे में आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। उनके बच्चे, उनके परिवार बेरोजगार हो जाते हैं जी, और गांव की जो एक इकाई होती है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। जी। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि जब किसी गांव में जमीन अधिग्रहण की जाएगी तो उसके ऊपर जो दूसरी लोग जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनके बारे में क्या सोचा जाएगा? देखिए, आपने ये मुद्दा जो है ये बहुत सही आपने प्रश्न कहा है, लेकिन इसके ऊपर जो नया कानून आया है, जो भूमि अधिग्रहण कानून, जो नया कानून बना है, उसके अंदर इसके प्रति प्रावधान है कि जो लोग मतलब कि भूमि जो ओनर्स हैं उनको तो मुआवजा मिल जाता है, जो उनके ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी? उनका तो रोज़गार चला गया, तो उसके ऊपर उसका प्रावधान है। उसके प्रावधान के अंदर उनको भी मुआवजा मिलता है। ये प्रावधान नए कानून के अंदर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल, अगले कॉलर सर हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से, विकास हैं। विकास, पूछिए अपना सवाल। लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल एसएमएस हम अगला ले लेते हैं। दीपक रेवाड़ी से जानना चाहते हैं कि कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, कंपनियों के अंदर दीपक जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को हमें ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें जो लेबर लॉज हैं उनके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनियां क्यों लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर, क्यों नहीं सीधा रखती हैं अपने पास, क्यों नहीं उनको परमानेंट एम्प्लॉय बनाती हैं। तो जब तक कि इस प्रथा को, इस सिस्टम को हम चेक नहीं करेंगे कि क्यों ये हो रहा है, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले हमारा ये सोच होगी कि हम लेबर लॉज को, उनका विश्लेषण करेंगे और उनका और इंडस्ट्री से साथ बैठकर उसके चर्चा करने के बाद फिर उसके अंदर क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद इसका समस्या का समाधान जो है वो हो सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर नीयत है तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। आप लेबर की जो यूनियन है उनको बिठा लीजिए, इंडस्ट्रीज को बिठा लीजिए कि भी इसका हमें समाधान निकालना है, समाधान निकल जाएगा और समस्त भारतीय पार्टी ये करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी पार्टी नियत पर चलती है। जी, अगले कॉलर हैं आनंद गौतम भिवानी से, अपना प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी गौतम जी। हाँ जी सर, ऐसा है, मैं भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ सर, मैं आपका कार्य करता हूँ सर। जी सर, मैं ये पूछना कर रहा, जैसे आपने जो आप संदेश दे रहे हो ये काफी बहुत बढ़िया संदेश है, तो अगर आप आते हो तो भिवानी के लिए आप क्या करोगे सर?
देखिए कि भिवानी के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, हम जहाँ पर भी हम अगर सरकार बनती है, हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। और भिवानी की व्यवस्था जो है, नीलम अग्रवाल जी जैसा हमें बताती हैं कि भिवानी की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और उसके लिए जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, हम उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। जहां पर ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं वहां पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, जहां पर कम बिगड़ी हुई हैं वहां पर कम तवज्जो देंगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा पूरा का पूरा समस्त भारतीय पार्टी टिकी हुई है कि हम व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, और वो हम ला के रहेंगे अगर हमें मौका जनता देती है। जी, तो बदलाव जो है वो लाना हमारा उद्देश्य है। फिलहाल राम है अगले कॉलर गुड़गांव से, उनका प्रश्न लेते हैं। राम जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी अग्रवाल साहब। नमस्कार जी राम जी। हाँ जी सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां रेप के बारे में बात करती हैं कि रेप को दूर किस तरह किया जाएगा। ये बलात्कार की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बलात्कार की बात कर रहे हैं। हेलो, रेप की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल बच्चे बच्चियां हाथों पे मॉलों में जी विस्की वगैरह और सिगरेटें पी रहे हैं, और जी। इसके रोक के बारे में क्या कहना है आपका। दूसरा मेरा जो ये कांग्रेस या बीजेपी आप पार्टी के ऊपर कह रहे हैं कि ये जो धरना दे रहे हैं आम लोगों को परेशानी हो रही है जी, और पेड़ों इसके बाद कौन सी पार्टियों ने जन्म दिया है इनको, जो पहले पेड़ों को उखाड़ के सड़कों पे डलवा देते थे, पटरियां उखाड़ के फेंक देते थे, 36 कौमों को बांट के रख दिया। ये कौन सी पार्टियां थी, किसने जन्म दिया इनको। देखिए, आपने दो प्रश्न उठाए हैं, मैं दोनों का जवाब आपको दूंगा। पहला, आपने कहा कि ये जो बलात्कार के किस्से होते हैं और जो मॉल्स के अंदर जो युवतियां हैं किस किस्म से भीगती चलती हैं, या किस किस्म से वहाँ पर विस्की या सिगरेट या इसका सेवन होता है। देखिए कि आज आधुनिक युग और समस्त और हमारे भारतीय संस्कृति, इसके अंदर जो तालमेल है ना, वो बिगड़ चुका है। और यहाँ पर हम अपनी संस्कृति को भूलकर हम वेस्टर्न संस्कृति के अंदर उसको ऐसे अडॉप्ट करने में लग गए हैं जैसे कि बगैर सोचे समझे उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, संतुलित बैलेंस बनाना इसके अंदर बहुत ज़रूरी बात है। और भारत को अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, और चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो चाहे पुरुषों के ऊपर, हमें संस्कृति को बचाने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी बात है। और समस्त भारतीय पार्टी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करेगी। दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो परेशानियां हो रही हैं इन पार्टियों की वजह से, चाहे वो कांग्रेस रही चाहे बीजेपी रही, और अभी परेशानी जो है वो हो रही है वो आम आदमी पार्टी से हो रही है, जनता को हो रही है। ये देखिए कि एक ट्रायल है। आम आदमी पार्टी आई, जनता ने उसको विश्वास मत दिया, उन्होंने सोचा कि शायद आम आदमी पार्टी जो है हमें राहत देगी कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी पार्टी से, और एक स्वच्छ प्रशासन हमें मिलेगा। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी नज़र आने लगी है। क्यों आ रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन